Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about future indefinite tense. In this tense I am going to tell you definition, identifications and the usage of this tense. The usage which I am going to tell you will be from 0 to advanced level. So let's start this tense. First of all I would like to tell you the concept of this tense. यानी कि सबसे पहले मैं इस टेंस के कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखें, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य यानी आने वाले समय। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि ये कब तक कोई कार्य होगा ये निश्चित न हो तो उसे अनिश्चित कहते हैं। और टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि इसमें ऐसे क्रिया को, ऐसे एक्शन को दर्शाया जाता है जो भविष्य में अनिश्चित समय में होने वाला हो या अनिश्चित समय तक होने वाला हो, यानी यह निश्चित न हो कि वो कार्य कब तक होगा। तो ऐसे क्रिया को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। अब मैं इसके डिफिनीशन को बता रहा हूँ। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम, सच एक्शन इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य भविष्य में यानी आने वाले समय में होने वाला होगा या होने वाला है, तो ऐसे क्रिया को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन। यानी आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब हुआ, मैं परिचय को बता रहा हूँ, पहचान को बता रहा हूँ। तो इसका पहचान यह होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो तो ऐसे क्रिया को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब मैं इसे एक ग्राफिक कंसेप्ट से मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान रखें, हम यदि अभी लेते हैं 2020 और 2020 प्रेजेंट है, तो अभी 2020 को जब प्रेजेंट मान लिए तो अब इसके बाद आने वाले जो भी समय होगा, जैसे 2021, 2022, 2023 ... यानी ये सभी फ्यूचर हो जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना ये है कि कभी भी प्रेजेंट जो 2020 है इसी में जो हम कार्य का अनुभव लेते हैं उसी कार्य के अनुभव के आधार पर फ्यूचर में होने वाले कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं यानी दर्शाते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं कि मैं 2 घंटा में पटना चला जाऊंगा, तो ये किस आधार पर कहा गया या कहे कि 2 घंटा में पटना चला जाऊंगा। तो ये ध्यान रखें, कभी न कभी हमारे जीवन में या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव जरूर आया होगा कि वो 2 घंटा में प्रेजेंट टाइम में पटना गया है, तभी वो उसी के अनुभव पर बता रहा है कि मैं 2 घंटा में पटना चला जाऊंगा। यानी प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के बेस पर फ्यूचर को दर्शाया जाता है। और एक और इसका रियल मैटर यह है कि हमेशा जो कार्य हम लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं करने के लिए या जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर में कभी नहीं होगा। वो जैसे भी कार्य शुरू होगा होना तो वो फिर प्रेजेंट ही बनेगा, यानी कि हमेशा कार्य प्रेजेंट में ही होता है, फ्यूचर में नहीं होता है। अब मैं स्ट्रक्चर पर आता हूँ इसका। तो ध्यान रखें, इसका स्ट्रक्चर यह होता है कि यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं असर्टिव, ASSERTIV भी असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यह होता है कि सब्जेक्ट के बाद इसमें शैल
और विल का प्रयोग किया जाता है। शैल आई वी के साथ होता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा शैल विल के बाद V1 यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है और तब जाकर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो वह है या ही कहते हैं इंडियन टीम विल विन दिस मैच, यानी भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी। इसी का दूसरा निगेटिव होगा तो ये हो जाएगा सेंटेंस असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें केवल नॉट को उसमें जोड़ दिया जाता है, यानी असर्टिव में नॉट जोड़ देंगे तो वो असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा शैल सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन सॉरी फुल स्टॉप। एग्जाम्पल होगा इंडियन टीम will not win this मैच, यानी भारतीय टीम इस मैच को नहीं जीतेगी। और नेक्स्ट होगा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य से हम लोग प्रश्न करते हैं यानी प्रश्न पूछते हैं, ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसमें होता है कि शैल और विल को बाहर कर दिया जाता है, यानी शैल और विल बाहर हो गया तब सब्जेक्ट आएगा, तब विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान रखिए। अब यहाँ होगा विल इंडियन टीम विन दिस मैच, क्या भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी। और 4-1 होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसका होगा, इसमें नॉट केवल प्रयोग कर देंगे, शैल और विल को बाहर निकालने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। यानी विल इंडियन टीम विन दिस मैच, क्या भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी। तो नेक्स्ट 5-1 होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या किया जाता है कि कभी भी WH क्वेश्चन का मतलब वाई, वेन, वेयर, व्हाट जैसे वर्ड को शुरू में रखा जाता है, यानी इसे शॉर्ट में WH क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। और तब यहाँ पर शैल या विल का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल होगा वाई विल इंडियन टीम विन दिस मैच, इस मैच को भारतीय टीम क्यों जीतेगी। 6 होगा WH क्वेश्चन
word of negative sentence, यानी इसमें केवल नॉट जोड़ देंगे, WH क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। Why will Indian team not win this मैच? भारतीय टीम इस मैच को क्यों नहीं जीतेगी? ये 6 सेंटेंसेज हैं जो इस टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। अब मैं आ रहा हूँ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द यूजेज ऑफ दिस टेंस। तो इस टेंस का जो यूज है वो यह है कि इसे छात्र लिखते भी चलें या इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हो सकता है कि ओवर होगा तो मैं फिर इधर मिटाकर लिखूँगा, और साथ ही साथ प्रत्येक छात्र इसे शेयर भी करते चलें। यूज़, तो ध्यान रखें इस टेंस का जो यूज़ है वह यह है कि दिस टेंस इज used to express main clause of conditional sentence। ध्यान रखिए इस टेंस में, यानी कि इस टेंस का प्रयोग में हमेशा ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में यदि मेन क्लॉज आया हो या प्रिंसिपल क्लॉज आया हो, क्योंकि मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, तो ऐसे वक्त में प्रिंसिपल या मेन क्लॉज को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है। और उसी के साथ एक और क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखें कि जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें जो होता है वो यह होता है कि उसमें एक कुछ कंजक्शन जुड़ा होता है, जैसे इफ़, एज इफ़, as long as, so long as, till, until, before, in case जैसे वर्ड्स यानी कंजक्शन उसमें जुड़ा होता है। तो ध्यान रखना है कि जब ये जितने भी कंजक्शन मैं बताया, यदि ये जिस सेंटेंस के पहले दिया हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा, और इसके बाद जो सेंटेंस बचेगा वो मेन क्लॉज बचेगा, यानी उनका शुरुआत उस सेंटेंस का एज इफ़, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, बिफोर जैसे वर्ड से नहीं हुआ रहेगा, तो उसे मेन क्लॉज कहा जाता है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दर्शाना है। जैसे आप ये लिख भी सकते हैं स्ट्रक्चर को, इफ, इफ, एज इफ, व्हेन, एज, इन केस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, till, until, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जिससे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, क्योंकि जब इन सारे कंजक्शन से जुड़ा हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पर
लिखा जाता है और बाकी जो बचेगा इसके बाद वाला क्लॉज वो होता है मेन क्लॉज, यानी उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखना है कि ये हो गया आपका मेन क्लॉज, मेन CLAUSE क्लॉज, और ये हो गया SUBORDINAT सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सहायक क्लॉज है और मेन क्लॉज है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। तो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में न दर्शाकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दर्शाते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाते हैं। जैसे यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए इफ़ इस सेंटेंस में शुरू हुआ है, तो इफ़ यू गिव मी ब्लड, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया गया V1, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए V1 का प्रयोग किया गया और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो V5 का प्रयोग किया जाता है। तो इफ़ लगा है इस वाक्य के शुरू में इसलिए प्रेजेंट में दर्शाए, और बाकी जो वाक्य बचा वो हो जाएगा मेन क्लॉज, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दर्शाएंगे। आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये बहुत ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, कई बार ये इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़ पर। तो नेक्स्ट वन यूज जो है वो यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन यानी राय, अज्यूम्सन यानी कल्पना या स्पेकुलेशन, इसको भी कल्पना कह सकते हैं या भविष्य के कोई सोच कह सकते हैं, थिंकिंग कह सकते हैं, तो को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद थिंक वर्ब, क्योंकि उसमें ओपिनियन या अज्यूम्सन या स्पेकुलेशन वाला वर्ड होना चाहिए। तो थिंक, होप, फील, श्योर, एक्सपेक्ट, बिलीव, डाउट, डियर से, अज्यूम, सपोज, वंडर, यानी कि ये सभी वर्ब का इस्तेमाल होगा और ये सभी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और इसके बाद जो वाक्य आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। यानी ध्यान रखना है कि इसके बाद ये वाक्य आ रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, और इनसे जब जुड़ा हुआ वर्ब रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। वर्ब का फॉर्म वो डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर बनाएंगे और वर्ब को, और प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब बनाएंगे। अब एग्जाम्पल देखें, आई डेयर से law and order of बिहार will improve, करा है कि मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ। आई डेयर से का मतलब होता है साहस के साथ कहना, यानी कि ये कह रहा है कि मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ कि बिहार का जो कानून व्यवस्था है वो सुधरेगा। तो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर ये कल्पना कर रहा है कि कभी ना कभी बिहार की कानून व्यवस्था सुधरेगा। तो कल्पना को दर्शाने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहले में ये सब इस तरह से वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब होता है जो थिंकिंग या अज्यूम्शन या स्पेकुलेशन से रिलेटेड होता है, और उसके बाद वाला वाक्य होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। और ऐसे में डैट का प्रयोग इस दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए करना कोई ज़रूरी नहीं है, हाइड समझा जाएगा की के सेंस में। अब नेक्स्ट वन यूज जो होगा वो यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रोमिस और इंटेंशन।
यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कसम या दृढ़ निश्चय वाले कार्य को दर्शाने के लिए, या प्रोमिस करने वाले करते समय या इरादा करते समय किसी कार्य को दर्शाया जाता है। जैसे आई विल डू और डाई, यानी ये कसम है कि वो कह रहा है कि आई विल डू और डाई, ये यहाँ पर डिटर्मिनेशन की बात कह रहा है कि मैं करूँगा या मरूँगा। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय की बात हो रहा है, इसलिए इस टेंस में दर्शाया गया। आई शैल डू दिस वर्क वेदर यू डू और नॉट, मैं इस काम को अवश्य करूँगा चाहे तुम करो या न करो, यानी मैं इस काम को करूँगा चाहे तुम करो या न करो, लेकिन मैं इस काम को करूँगा। नेक्स्ट वन है, यानी थर्ड नंबर ये फोर्थ नंबर यूज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिक्स्ड टाइम टेबल, प्लान, फॉर्म, डिसीजन, प्रोग्राम। अब मैंने बताया, अभी मैं बता रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन अभी मैं बताया कि प्रेजेंट का यहाँ यूज बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी भविष्य में कोई फिक्स्ड कार्य हो या टाइम टेबल दे करके कोई कार्य करने को हो, या प्लान हो, या फर्म डिसीजन हो, यानी किसी संस्था का निर्णय हो कि वो भविष्य में निश्चित रूप से होगा, और या कोई प्रोग्राम हो संस्था का, तो ऐसी स्थिति में उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया हिंदी में दिखते हुए भी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाया जा सकता है आसानी से। एक और बात इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैं इसको स्पष्ट करने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल देखें, द नेक्स्ट ट्रेन फॉर दिल्ली लिव्स एट 10 AM, कह रहा है कि दिल्ली के लिए अगली ट्रेन 10 बजे खुलेगी या 10 बजे रवाना होगी। तो यहाँ पर हमारा गागी लग रहा है, लगा है इसका हिंद अर्थ में, लेकिन इसे दर्शाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार। भव को V5 में दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन दिया है, ट्रेन सिंगुलर है तो भव भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइम डज ही प्रोग्राम एट आरा, कह रहा है कि आरा में किस समय में उसका प्रोग्राम है या होगा, यानी उसका जो कार्यक्रम है आरा में कब किस समय होगा। तो ये फ्यूचर को देख रहे हैं इसके वर्ब से, तो लेकिन ऐसे इसका ट्रांसलेट हो रहा है, यानी ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोल रहे हैं प्रेजेंट में। लेकिन एक और इसमें खास बात है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे एक्शन को प्रेजेंट में बनाएं या फ्यूचर में। तो ध्यान रखें, ये निश्चित नहीं है कि हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे ही, प्रेजेंट में बनाएंगे ही। हमें आवश्यकता के अनुसार इसे हम लोग फ्यूचर में भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो कल यहाँ आएंगे ये यदि डाउटफुल हो और कल की बात है लेकिन डाउटफुल हो, तो ऐसे एक्शन को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ यदि निश्चित हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। लेकिन वाक्य को देखने से ये मालूम नहीं चलेगा कि इसमें निश्चित है या अनिश्चित है। तो ये हम लोग रियल अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर वहाँ दर्शा सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ही दर्शाने के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उस वक्त हम लोग दर्शाएंगे, लेकिन पढ़ते वक्त निर्णय नहीं ले सकते। तो ऐसे में यदि आपको इच्छा हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों में कर सकते हैं, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाएं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दर्शाएं। ऐसे जनरली मानकर चला जाता है कि टाइम दिया रहता है तो कार्य निश्चित रूप में होगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग दर्शाते आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी हम लोग दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है कि इसमें और भी यूजेज हैं एडवांस में इसके अलावा, कि जैसे अब इसे मैं बोर्ड ओवर हो चुका है, हालांकि एक हो जाएगा, और मैं एक और बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि भविष्य में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कोई यानी भविष्य में कोई कार्य को दर्शाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस टाइम दे सकते हैं, फ्यूचर टाइम दे सकते हैं।
टाइम जो होगा वो फ्यूचर से रिलेटेड होगा। जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन एक कार खरीदने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे आ गया, यानी कि अभी तो मैं कार खरीदा नहीं हूँ, अगला दिन खरीदने वाला हूँ, यानी कि वो तो हमारे लिए फ्यूचर है। तो हम लोग प्रेजेंट वाले वर्ब से यानी कंटिन्यूअस के साथ वर्ब मिलाकर यानी EJMR प्लस V4 मिला करके हम लोग फ्यूचर को भी इंडिकेट करा सकते हैं। इसके अलावा और भी है स्ट्रक्चर, यानी 6-1 होगा। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसमें होता है जैसे कि आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मैं मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मुझे क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट अभी खेल नहीं हूँ, मुझे खेलना है यानी आने वाले समय में। तो हम लोग हैज है प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग कर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को दर्शा सकते हैं, यानी फ्यूचर के किसी कार्य को हम लोग दर्शा सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे सब्जेक्ट के बाद EJMR +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें 2 + V1 इन्फिनिटी का प्रयोग किया गया है EJMR के बाद में। जैसे मैं पत्र लिखने वाला हूँ, तो वाला हूँ यानी अभी पत्र मैं नहीं लिखा हूँ, भविष्य में यानी आने वाले समय में लिखूँगा, तो लिख सकते हैं आई एम टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पर हुआ कि मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ यानी भविष्य में। और भी है, और भी नज़दीक भविष्य को दर्शाना है, तो सब्जेक्ट के बाद EJMR का प्रयोग कर अबाउट टू का प्रयोग कर V1 का प्रयोग कर दर्शाया जा सकता है। जैसे सी इज अबाउट टू वीप, वो रोने ही वाली है या रोने को ही है, यानी रोने ही वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि और थोड़ा भविष्य का जो कार्य है वो नज़दीक को बोध कराने लगा, लेकिन यह कार्य यह बता रहा है कि वह अभी रोई नहीं है, लेकिन निश्चित है कि वो यानी कि वो ये है कि वो भविष्य में यानी हाल के भविष्य में या तुरंत रोने की संभावना जता रहा है। तो ऐसे एक्शन को दर्शाया जा सकता है हम लोग फ्यूचर को एक्शन के लिए। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हुए आपका। तो डेट्स ऑल। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।